बिल्कुल। एक यही घूम फिर कर सब कुछ चल रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। देखिए होता क्या है कि एक बजट में अगर मैं मानता हूं 50% चीजें भी लोगों के फेवर में हैं तो बजट अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी 50% चीजों का इम्पैक्ट तुरंत नहीं पता चलता, क्योंकि कोई भी बजट एक साल के लिए नहीं आता। बजट आता हर साल जरूर है, लेकिन इम्पैक्ट उसका 3 साल 4 साल 5 साल बाद दिखने लग जाता है। बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जब कभी ईवीज की बात हो रही थी और सोलर्स की बात हो रही थी, लोगों को लगा हुआ ये क्या है, इसका हमारा कोई यूज ही नहीं है। लेकिन आज देखिए इतने सालों बाद उसका यूज समझ में आता है। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज समझ में आ रहा है। सेम वे जीएसटी जब आया था तो लोगों ने विरोध भी किया था। आज देखिए जीएसटी की वजह से सरकार के पास कितना कलेक्शन गया है, और जब सरकार के पास कलेक्शन बढ़ता है तो सरकार उसको इंफ्रा में खर्च करेगी, लोगों के डेवलपमेंट में खर्च करेगी, जिससे अल्टीमेटली फायदा लोगों का ही पहुंचता है। लेकिन वो फायदा लोगों तक पहुंचने में सालों लग गए। बिल्कुल। लेकिन आदमी को तो तुरंत चाहिए। तो इस बजट के बारे में अगर कहें तो ये बजट कुछ जगह पर आपको निराश करेगा, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर अच्छा है। अच्छा, कुछ चीज़ों को लेकर सबसे बड़ा सेक्टर ये था एमएसएमई सेक्टर, जिसको सरकार ने बूस्टअप करने की कोशिश की, मुद्रा लोन बढ़ा दिया 20%। एक एक्सपर्ट हमारे साथ कुछ देर पहले थे, वो कह रहे थे कि लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसमें जो डिफिकल्टीज हैं, सबको लोन मिलते नहीं, और मिलते भी हैं तो 90% जो रिसर्च पिछली बार थी कि वो स्टार्टअप फेल हो गए। तो ये हम देश के लिए, मिडिल वर्क के लिए या फिर एमएसएमई सेक्टर के लिए बेहतर माने, या कैसे इसको देखिए? देखिए सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। अब लोग पॉलिसी के लायक हैं या नहीं हैं, लोग पॉलिसी के लिए क्वालिफाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये तो लोगों पर है ना। तो सरकार ने तो पॉलिसी सरकार एक तरफ स्किल्ड भी कर रही है, हाँ एक तरफ स्किल भी कर रही है। और अगर आप एक चीज देखें, ओवरऑल स्टार्टअप, ओवरऑल कॉर्पोरेट जगत, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के पर्सपेक्टिव से हर जगह कुछ ना कुछ डाला गया है। एक चीज बताता हूं, एक एंजल टैक्स करके होता था। मैं अगर एंजल इन्वेस्टर हूं, किसी स्टार्टअप में पैसा डाल रहा हूं, तो मेरे को 30% देना होता था गेन पर। वो बिल्कुल हटा दिया है। इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप को फंडिंग में मिले, ये एनकरेज कर रही है सरकार। 30% टैक्स था, उसको बिल्कुल जीरो करना, ये बहुत बड़ा स्टेप नहीं है क्या? बिल्कुल। और आप एम्प्लॉइज के लिए देखिए इंसेंटिव वाली जो बातें आई है, फिर कॉर्पोरेट्स के लिए देखिए उनकी तरफ से जो और भी कई सारी चीजें आई हैं। तो मतलब हर तरीके से कॉर्पोरेट और स्टार्टअप को तो मुझे लग रहा है उनके लिए बहुत बूस्ट करने वाले स्टेप्स लिए गए हैं। नहीं, लेकिन अगर ये स्टेप्स हैं तो पिछले बजट में भी हमने देखा था, ये पॉइंट डाला गया था यंगस्टर्स के लिए जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसा भी सहयोगी मेरे कह रहे थे कि उसमें लोगों के पास उनका स्टार्टअप नहीं चल पाया, एक बहुत बड़ा फेलियर भी रहा। इसके पीछे सरकार ने बीच में दलील दी थी कोविड। उन्होंने अपनी तरफ से कहा था, जब हम पिछले 5 साल की मैं बात करूं, उन्होंने कोविड में कहा कि स्टार्टअप भी नहीं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको लॉस हुआ है। लेकिन जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्किल्ड होने के बावजूद भी इन्होंने इस वाले बजट में मेंशन कर दिया इंटर्नशिप प्रोवाइड हम करवाएंगे। बट एट द सेम टाइम आफ्टर इंटर्नशिप व्हाट? आप पेड इंटर्नशिप तो करवा रहे हैं, बट उसके बाद क्या? देखिए मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर चुका हूँ, तो मैंने ना एक सबसे बड़ी समस्या ये फेस करी थी कि फ्रेशर्स को कोई जॉब नहीं देता। सबसे बड़ी डिफिकल्ट होती है, 6 महीने का एक्सपीरियंस लाओ, साल भर का एक्सपीरियंस लाओ। एक बहुत बड़ा हर्डल होता है कि बेसिक एक्सपीरियंस काम करना आता भी है कि नहीं आता है, क्योंकि डिग्री की वैल्यू नहीं है कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट में चलता है तजुर्बा कितना है, काम कितना आता है। तो 1 साल अगर काम करने का मौका सरकार की तरफ से दिया जा रहा है तो मुझे लग रहा है बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा हर्डल दूर हो जाएगा इससे। नहीं, लेकिन फिर उसमें इशू रहता है ना, आप जैसे हर बार ऐसा नहीं होता कि कैंपस सिलेक्शन होता है बच्चों का, हर जगह तो ऐसा नहीं होता। तो आप वो किस दायरे में इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएंगे, पहली बात तो ये आपको ये स्पष्ट करना होगा। दूसरी बात ये है कि जब इंटर्नशिप आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंपनी को वो पैसा सरकार दे रही है कि आप पेड इंटर्न रखो ताकि उनका हौसला बढ़े। लेकिन उसके बाद तो कंपनी के लिए क्या आपको लगता है कि वो आसान होगा उस वक्त उनमें से भी चूज करना और फिर उन्हें एक रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सैलरी देना? कंपनीज आज भी उतना, क्योंकि अगर हम कंपनीज की जब हम बात करते हैं, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें तो बहुत फायदा नहीं हो रहा है बजट में। देखिए कंपनी ये भी देखेगी कि मैं जिसको हायर कर रहा हूँ, सरकार जिसको एनकरेज कर रही है हायर करने, उसमें स्किल है भी कि नहीं है। एटलीस्ट बेसिक स्किल तो होनी चाहिए। और वैसे भी जब हम इंटर्नशिप की बात भी कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि किसी को भी जॉब मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा वर्ग समाज में हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा जो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, कितना भी आप इंटर्नशिप का कुछ भी ले आओ, क्योंकि उनमें स्किल नहीं है। तो स्किल ना होने की वजह से कंपनी भी नहीं लेगी और सरकार भी ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करेगी कि इनको जॉब दो। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात तो स्किल पर आएगी, और स्किल के लिए सरकार ने
किया है इस बार। नहीं, बड़ी चुनौती ये भी है कि उन कंपनियों में स्पेस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रोजगार के अगर स्पेसेस होंगे, वैकेंसीज होंगे तो फिर उनको फुलफिल किया जाएगा, वरना ऐसा ना हो कि वो स्किल्ड हो के इंटर्नशिप करने के बाद वो फिर से वापस लौट जाएं। ये एक बड़ा चैलेंज है। टॉप 500 कंपनीज की बात हुई है। हाँ, तो जब टॉप 500 कंपनीज की बात हुई है तो वहाँ स्पेस रहता है, वो बफर में भी रखते हैं, तो वहाँ वो स्पेस की दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, अब आते हैं एक पॉइंट पे, शेयर मार्केट। एसटीटी सर्विस टैक्स को लेकर आज जो शेयर मार्केट डाउन हुआ, ये एक बड़ा इम्पैक्ट कहा जा रहा है कि उससे पैनिक सेलिंग आई थी। एग्जैक्टली, ये बताइए, हाँ, ये क्या वाकई में ये असर करेगा आने वाले वक्त में? सरकार को इससे फायदा तो होगा, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आएंगे, उनको भरोसा होगा, उनकी जेब से मूटा जा रहा है? क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो इन्होंने बदलाव किया है, उसी में मैं जोड़ रही हूँ, आप उसको बताएं कि इससे कितना असर पड़ने वाला है। देखिए, पहले एसटीटी पर आता हूँ। एसटीटी एफएनओ पर लगता है, बाइंग पर भी, सेलिंग पर भी। और ये है क्या, ये पर ट्रेड लगता है। आप प्रॉफिट कमाओ, लॉस कमाओ, ये एसटीटी तो देना पड़ेगा। और ये लगभग 60% बढ़ाया गया है। इसकी वजह से ज्यादा इम्पैक्ट लोगों की तरफ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये टैक्स दिखता नहीं है। जब वो ट्रेड कर रहा होता है तो उसको ब्रोकरेज दिखता है, एसटीटी नहीं दिखती, वो पूरा पैकेज में एसटीटी कहीं छिपा हुआ लगता है। अभी कुछ समय पहले तक आपने देखा होगा 30% टैक्स की बात चल रही थी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे बड़ा हो हल्ला था, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एसटीटी एक ऐसी चीज है, आप टैक्स दे दोगे, मतलब ट्रेडर टैक्स दे देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। जाएगा तो सरकार का फायदा तो होगा, लेकिन देने वाले को खलेगा इसलिए नहीं क्योंकि वो दिखेगा नहीं। हालांकि वो एसटीटी ज्यादा दे रहा होगा। अच्छा, इसकी वजह से ज्यादा नुकसान रिटेल ट्रेडर्स को होगा। रिटेल ट्रेडर्स जो बार बार छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं, क्योंकि आप कुछ पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, आज ट्रेड लिया, वो एक हफ्ते बाद क्लोज करेंगे, 2 हफ्ते बाद क्लोज करेंगे, तो एक ट्रेड पर एसटीटी एक ही बार लगेगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर जो छोटे ट्रेडर होते हैं, 10,000 15,000 से कर रहे हैं, वो एक हफ्ते में हो सकता है 20 बार कर ले, 25 बार एक बड़ा बूम तो यही आया था ना कोविड के बाद, कि बड़ी संख्या में मार्केट में पैसा है, ऐसे यूथ थे, नए लोग थे। अब उनके लिए चुनौती यही है कि अगर वो छोटा ट्रेड 10,000 का भी करते हैं, एक उसमें से 700 800 900 का अमाउंट अच्छा खासा जाएगा उनके लिए। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म जो थे वो सेफ थे कि भैया इन्वेस्ट कर दिया हमने, पैसा समझ में आता है, अब उनको भी मोटा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये वही मैं कह रहा हूं कि ये इन्वेस्ट के मायने में, या कहा जाए कि जो मार्केट पर भरोसा कर रहे थे उनके लिए सही है, या मार्केट से मूव आउट करना शुरू कर देंगे वो? इसका थोड़ा सा बड़ा पर्सपेक्टिव पर बात करता हूं मैं। आप अगर इमीडिएट देखेंगे तो लगेगा नहीं, गलत है, 12.5% कर दिया 10% का, उधर शॉर्ट टर्म पर 15 से 20 कर दिया, गलत है। अभी देखिए, जैसे बिहार में 26,000 करोड़ का बजट दिया है, बिल्कुल, और भी टूरिज्म पर बहुत सारी चीजें करी गई है, ये इंटर्नशिप की बातें, बहुत सारी चीजें हुई है। अल्टीमेटली पैसा, महंगाई सिर्फ हमारे लिए नहीं बढ़ रही, गवर्नमेंट के लिए बढ़ रही है ना। पैसा आएगा किधर से? गवर्नमेंट हमसे लेगी ना, तो हमसे लेकर के वो कहीं ना कहीं इन चीजों में खर्च करती है। देखो, मैं गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हूं और मैं गवर्नमेंट के अपोजिशन में भी नहीं हूं, मैं एक नेचुरल न्यूट्रल होकर के बात कर रहा हूं, समझने वाली चीज। स्टॉक मार्केट में आप अगर इकोनॉमी देखें, इस गवर्नमेंट को यह पता है कि हम इकोनॉमी तो बढ़ाएंगे, ऊपर तो लेकर के जाएंगे हम देश को, पीएसयूज तो बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेगा, ये 26,000 करोड़ किसी न किसी पीएसयू का तो फायदा कराएगी ना। इसका मतलब सरकार ये भी समझ रही है और समझा भी रही है कि हम तुमको पैसा बनवा के देंगे, स्टॉक मार्केट तो ग्रो करेगा। अब उसमें से 10 का 12 दे दो, 15 का 20 दे दो, नहीं, प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी भी तो गवर्नमेंट ही क्रिएट कर रही है। लेकिन तो ये भी तो है, सेबी खुद कहती है कि भाई 10% में से अगर 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो एक ही प्रॉफिट कमाता है, 9 लॉस करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्जिन तो पब्लिक के लिए भी तो ये लॉस वाला है। नहीं, ये आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, एफएनओ में बात कर रहे हैं, तो एसटीटी वही लग रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत सारे, जिसके पास मोटा पैसा पड़ा है वही इन्वेस्ट करता है। ये एसटीटी वाले में मैं थोड़ा आपके साथ हूँ, ये थोड़ा जाती हो गया। लॉन्ग टर्म वाले के में ज्यादा खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन एसटीटी वाले में तो मैं भी हूं, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं बढ़ा है, ये 60% लगभग बढ़ गया है, ऑलमोस्ट डबल के हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ ही जब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अब लोगों को जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं उसमें कोई फायदा मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा बदलाव रहा नहीं है जो देखने को मिल रहा है। आप ठीक है, आप जैसे आपने शुरू में बोला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर जब हम सोलर पैनल की बात करते हैं उसे लेकर, लेकिन जो आम आदमी है ना, वो वैसे भी बजट से दिल चुराता है ना, उसको नहीं पता कि फिस्कल डेफिसिट क्या है और मैं इसको कैसे समझूंगा। उसके लिए ये भाई आप ये बता दीजिए मोटा मोटा मेरे लिए फायदे की चीजें क्या है, खासतौर से मिडिल क्लास के लिए। देखिए, मिडिल क्लास का मतलब हम सैलरीड मान लेते हैं, हालांकि नॉन सैलरीड भी एक बड़ा तबका है।
लेकिन मिडिल क्लास सबसे पहले यही देखता है कि मेरा पैसा बच कहाँ रहा है। इमीडिएट इफेक्ट, बजट आया और कल से मेरा पैसा बचने लग जाना चाहिए, ये आम आदमी की उम्मीद है। हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार बड़े स्केल पर काम कर रही है। सोच के देखिए, कल पेट्रोल 50 रुपए हुआ करता था और मुझे मेरी गाड़ी अगर 10 का माइलेज देती थी तो जितना खर्चा होता था मेरा उस समय 10 किलोमीटर कवर करने में, आज पेट्रोल 100 रुपए का हो गया है, लेकिन सड़कें अच्छी हो गई हैं, तो मेरा खर्चा तो आज उतना ही हुआ है, समय उल्टा मेरा बचत हो रहा है। तो मैं इसको क्या बोलूं, सरकार ने पेट्रोल महंगा करके गलत किया, बदले में रोड बना करके अच्छा कर दिया। समझ रहे, चीजें कहीं से आपसे ली जाती है और कहीं लौटा दी मैं जाती इसे है। ऐसे समझूं, अगर आम लोगों की भाषा में, भाई हम ये कह रहे हैं कि कई, अच्छा पहली बात तो ये कि लोग ये जब ये जो एक ये शायद एक भ्रम है, आप एक्सपर्ट हैं तो आप भी इसको क्लियर करेंगे कि जब ये कहते हैं ना कि जब ज्यादा कर्जा किसी देश पर हो जाता है, उसकी दर जीडीपी से भी ज्यादा जब कर्जे की होती है, वो तो जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश भी इस पर रिस्क लेते हैं ऐसा कर, लेकिन आप उस कर्जे को कैसे यूज कर रहे हो। अगर आप ये कहते हो कि आप उस कर्जे को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर रहे हो, जैसे अभी आप कह रहे थे हाईवेज बना दिए, तो उससे आप टैक्स लोगे तो आपको घाटा कम होगा। अगर आप लोगों में बांट रहे हो तो उससे ये हो जाएगा कि लोग उसे खर्च करेंगे, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो उसमें महंगाई बढ़ जाएगी। तो फिर आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे लोगों के बीच में कि देखिए जो कर्जा हम ले रहे हैं, हम इससे कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन हम टैक्स भी आपसे लेंगे और वो भी बढ़ा हुआ लेंगे, उसमें आपको कोई, हम उसमें सहूलियत नहीं देंगे। बिल्कुल सही। इसको देखिए, जस्टिफिकेशन, ये चीजें तो समय के हिसाब से क्लियर होंगी। लोगों को समय लगता है ये चीजें समझने में, स्पेशली आम आदमी। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं वो फिर भी 5 साल 10 साल 20 साल का हिसाब किताब लगा के समझ जाते हैं मेरे को क्या क्या मिलने वाला है। आम आदमी, जैसा मैंने अभी बोला कि इमीडिएट इफेक्ट, तो ये तो नहीं होने वाला, ये समय ही लगेगा। आम आदमी को ऐसा लगेगा अभी कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मुझे लूट लिया गया, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको भी लगने लग जाएगा। जैसे आज बहुत सारी चीजों हमने ईवी की बात कर ली, ऐसा भविष्य में भी लगने लग जाएगा, अच्छा ये उस टाइम आया था जिसकी वजह से आज मुझे फायदा मिल रहा है। और वैसे भी ऑप्शन हमारे पास है नहीं, हम कर क्या सकते हैं? नहीं, मेन चीज तो क्या यही पॉइंट है कि नहीं, ऑप्शन नहीं है, हाँ। कि हम क्या कर क्या Exactly. सकते हैं, हमारे पास जो अच्छा देखिए पिछले एक साल के भीतर, बस मैं एक बात चीज ऐड कर दूं, फिर आप बोलना कि हमने ये पैटर्न अब तक के कई बजट्स में देखा है। हम पिछले बजट से भी पिछले वाला बजट देखें तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ऊपर नीचे का बदलाव हो रहा है, क्योंकि हमें एक सेम स्लैब पर चलते जाना है। वो जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आपने की ना, कि जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन हमें समझ में नहीं आएगा, चाहे हमारी मार्केट हो फिर चाहे हमारी इकोनॉमी हो, हम उसमें देख ही नहीं पाएंगे उसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, पिछले 10 साल का अगर टेन्योर देखा जाए सरकार का, जो हम जनरली एक आम आदमी की बात करते हैं, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं जो उम्मीद की जा रही थी कि 10 साल ठीक है, सड़कें बहुत अच्छी बन गई। एक सेक्टर था जिसको लेकर हमारे जितने एक्सपर्ट आए थे उन लोगों ने कहा नो डाउट सरकार ने काम किया है, चाहे बिहार की बात हो चाहे हिंदुस्तान किसी भी हिस्से में सड़कें अच्छी बनाई है, लेकिन बाकी दूसरे सेक्टर में जो उम्मीद लोगों की थी, वो चाहे किसानों का हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे महंगाई के मसले पर हो, चाहे पेट्रोल डीजल कम करने के मसले पर हो, चाहे दाल तिलहन से लेकर दूध तक, उसमें कहीं भी उसको कहीं फायदा मिला नहीं और जेब में पैसा आया नहीं। पिछले 9 सालों में 2 मंत्रालय, रक्षा डिफेंस और उसके बाद जो मेरे सहयोगी बता रहे हैं संजय, सड़क परिवहन, अगर हम मंत्रालयों को जब एलोकेशन की बात करते हैं, एलोकेशन ऑफ मनी, इन 2 को सबसे ज्यादा मिला है। फिर सही बात है ना, किसान जो कि एक आम आदमी भी है, जो एक मिडिल क्लास भी है, उसको आप कैसे सेटिस्फाई? इस बार तो सवाल ये भी कि रेलवे को भी बहुत कुछ नहीं मिला, जो आम लोगों का ट्रैवल का सबसे बड़ा माध्यम है। हाँ, अच्छा अभी आप देखें तो अभी कुछ दिनों पहले इंटरिम बजट गया फरवरी में, और अभी तुरंत ये आ गया, तो बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस है नहीं। आप बहुत सारी चीज़ें देखें जो इस वाले बजट में कवर नहीं किया गया। डिफेंस की कोई बात नहीं हुई। इसका रीज़न ये कि डिफेंस की बात फरवरी में ऑलरेडी बात हो चुकी है और अच्छा खासा फंड डिफेंस को गया है। रेलवे की भी बात फरवरी में हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये मान के चल रही है कि अभी ज़्यादा समय है नहीं, अगला साल तुरंत फिर फरवरी आ जाएगा कुछ महीनों बाद। तो मुझे लग रहा है इसको और इंटरिम बजट को सरकार एक साथ मिलाकर देख रही है ना, तो ये शायद पर्सपेक्टिव हो सकता है। अच्छा, लेकिन क्या मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इसे बहुत चैलेंजिंग, हम सरकार, भाई कोई भी सरकार ये तो नहीं दिखाएगी कि उसके ऊपर फाइनेंशियल क्या चैलेंजेस हैं, वो ये बताती है इसलिए बजट पेश करने से पहले, ताकि लोगों को समझ पाए, थोड़ी सिंपैथी मिल जाए, भाई इसलिए हम आपको ये नहीं दे रहे। लेकिन इस वक्त आप चैलेंज के तौर पर इसे कैसे देख रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं इस बजट के पेश होने के बाद? इस बजट के पेश होने के बाद देखिए, एक तो महंगाई एक ऐसी चीज है जो मुद्दा सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा, और ये भी है कि महंगाई ना कभी रुकी है ना रुकेगी।
अच्छा, एक लाइन मैं चाहूंगा इसमें जोड़ दूं। कल आर्थिक सर्वेक्षण जब पेश किया गया था तो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट था कि 6.5 to 7% 7%। ये महंगाई दर चलेगी। अब आप मैं चाहूंगा कि जवाब को पूरा करिए, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में ये भी है कि हमें कम है बहुत सर। कुछ- हाँ। 6 to 7% पब्लिक जितनी चीजें यूज करती है ना, राशन पानी से लेकर के कपड़े, पेट्रोल, मुझे लगता है शायद उसके यूज का 40-50% चीजें ऐसी होंगी जो 6-7% से महंगी हो रही है। हाँ। मैक्सिमम चीजें 10% से ऊपर ग्रो हो रही है। खाने पीने की चीजें, खाने का तेल आप देखो 10% से ऊपर हर साल बढ़ जाता है। बिल्कुल। मेडिकल दवाइयां आप देखो 15% से ऊपर हर साल बढ़ जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा 15-20% के ऊपर हर साल बढ़ जाता है। तो 6-7% तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ आंकड़ा दिखाने के लिए है। महंगाई 10% से ऊपर मुझे बढ़ रही ऐसा है। लग रहा है आपकी इस बात पे कि हमने और टैक्स स्लैब में हमने ज्यादा बदलाव भले ही ना देखा हो, लेकिन अगर हम कैंसर की दवाओं की बात कर रहे हैं, हम दवाइयों की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात कर रहे हैं, हम सोने की बात कर रहे हैं, तो इस पर लोगों को राहत मिल रही है। तो मतलब ये एक तरह का वो हो गया कि चलिए अगर आपको टैक्स में हमने निराश किया है तो हमें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए थोड़ी सस्ती कर देते हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि टैक्स में अगर निराश किया है, कमाने का मौका दिया है, इंटर्नशिप है ना, कमाने का मौका दिया है, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का, स्टार्टअप को ग्रो करने का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के लिए कुछ दिया है। अल्टीमेटली बात सही भी ये है कि कोई भी देश की इकोनॉमी टैक्स बचा करके बड़ी नहीं होती है, ज्यादा कमाई होने से बड़ी होती है। तो सरकार का ये फोकस है, शायद अपने लफ्जों में वो कह नहीं पाए कि कमाई बढ़ाओ। अच्छा, एमएसएमई सेक्टर में कमाई ठीक है, इन्वेस्ट होगा, पैसा सरकार दे रही है कि आप कुछ अपना शुरू करिए, लेकिन जॉब क्रिएशन को लेकर आपको लगता है कि बहुत कुछ इसमें चीजों को फोकस किया गया है? एग्जैक्टली, क्योंकि चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर और हो। क्या 4 करोड़ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आने वाले 5 सालों में आसान लक्ष्य लग रहा है आपको? इसमें सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी आएगी ना, सरकार ने वादा तो कर दिया इतना जॉब्स क्रिएट करेंगे, अब इतने लायक लोग भी तो होने चाहिए। एग्जैक्टली। अगर लायक लोग नहीं हैं, आप फिर भी उनको जॉब नहीं दिला सकते हो। अगर जॉब मिल भी गई, जिस कंपनी में जाएंगे वो उसका नुकसान करेंगे, तो कंपनी वाला भी नहीं रखेगा। अब ये इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, हर नागरिक की। अगर मैं लायक हूँ, आप 5 क्लर्क तो नहीं रखेंगे ना, देखिए। हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के नाम पर आप 5 क्लर्क नहीं रखेंगे। अच्छा सर, अब आते हैं मार्केट पर। मुझे पता चला कि आप मार्केट को अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या मार्केट को कॉन्फिडेंस मिलेगा इस बजट से? आने वाले वक्त में जो अभी लाइफ टाइम हाई है उससे कहीं और बेहतर जाने की संभावना, उम्मीद लग रही है? सर, अगर आप थोड़ा दूर का देखेंगे ना, तो मार्केट को निश्चित फायदा मिलेगा। अगर इमीडिएटली देखेंगे, आज की बात अगर करेंगे, जैसे मार्केट धड़ाम से गिर गया, वो पहले से एक्सपेक्टेड था कि पब्लिक, आम आदमी के फेवर में अगर कुछ नहीं गया तो मार्केट गिरेगा, और वही हुआ भी। लेकिन लॉन्ग टर्म का विजन, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की हमने बात करी, स्टार्टअप्स वगैरह की बात करी, ये टूरिज्म वाली बात हमने करी, एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी, इन सब की बात करें, तो ये सब कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स को फायदा देगी। और स्पेशली गवर्नमेंट का जो इतना ये 26,000 करोड़ बिहार के लिए, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी पीएसयू के पास जाएगा। तो मैं तो बड़ा पीएसयू के लिए बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ। पीएसयू देखिए एक ऐसी चीज है कि जिस भी पीएसयू में गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा है, मैं कहता हूँ 70% से ज्यादा, वो पीएसयू आदमी को कमा के देगा। क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कल को उसको बड़ा बन करके गवर्नमेंट अपना शेयर डाइल्यूट कर सकती है ना। और चूंकि वो पीएसयू है, गवर्नमेंट का मैक्सिमम स्टेक है, तो गवर्नमेंट उसको बढ़ाने के लिए काम करेगी। और एक गवर्नमेंट का हमने पिछला भी देखा बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं पीएसयू सेक्टर को लेकर कि वो जिस तरीके से बूम पिछले 1 साल के भीतर है, वो दरअसल उतना बेस है नहीं। दूसरा मेरा ये भी सवाल है कि मार्केट में जिस तरीके से पैसा आया और जो मार्केट का नंबर इस वक्त दिखाई दे रहा है, उसमें अच्छे एक्सपर्ट, इवन भारत के और भारत के बाहर वाले, वो कहते हैं ये मैच नहीं होता है। तो मौजूदा जो स्थिति मार्केट की है, वो क्या सरकार की तरफ से इन्फ्लुएंस की जाती है, उसका असर दिखाई दे रहा है? जो स्टेटमेंट होते हैं उसका असर दिखाई दे रहा है? वाकई में आधार है ये? देखिए, सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है सब। बहुत टेक्निकली अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट की भाषा में, तो आपको लगेगा पीएसयू अभी भी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। लेकिन साथ में एक चीज ये भी समझिए, बहुत ऊपर जाने के बावजूद भी पीएसयू का काम तो मिल ही रहा है ना। आप कॉन्ट्रैक्ट तो पीएसयू को दे ही रहे हैं, तो मतलब बहुत ऊपर जाने के बाद अभी और स्कोप है। देखिए, शेयर मार्केट में कभी हम ये नहीं कह सकते कि ये लिमिट है, ये लास्ट हो गया। सर, ये बड़ा रिस्की स्टेटमेंट है, क्योंकि मुझे याद है कि इलेक्शन डे के, रिजल्ट डे के 2-3 दिन पहले 2-3 बड़े नेताओं का रिएक्शन था, उसके बाद मार्केट का जो वॉलेटिलिटी मूवमेंट था वो बड़ा खतरनाक था। तो पीएसयू पर लोग भरोसा करें या ना करें, 30 रुपए के शेयर 700, 800, 500, 400 तक गए, जो कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, और वो इस वक्त लोगों को वही दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है। मेरा बिलीफ है अभी और ऊपर जाएगा, क्योंकि
ये सरकार बड़ी इकोनॉमी फ्रेंडली है और सरकार का जहां जहां मैक्सिमम स्टेक है। हाँ, देखिए अगर आप इस गवर्नमेंट को देखोगे ना, ये गवर्नमेंट कॉर्पोरेट कल्चर पर काम कर रही है और कॉर्पोरेट कल्चर को एक चीज समझ में आती है, प्रॉफिट, धंधा कहां से निकलेगा। और ये गवर्नमेंट धंधा निकालना जानती है और जब भी धंधा निकलेगा देश के लेवल पे उसके इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचेगा। इसका असर मार्केट पर पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक रिएक्शन हो सकता है ज़रूर। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा जाए, सरकार ने उसको टच किया, बहुत अच्छे लेवल पर नहीं था, उसका असर क्या आने वाले वक्त में कमोडिटीज पर भी पड़ने वाला है? और हालांकि क्योंकि एक मार्केट पर आज हाँ, पड़ा है इसका असर, मतलब एग्रीकल्चर को जब आप टच करते हो तो मार्केट पर असर पड़ता है, अनलेस और अनटिल आप कुछ और नहीं, ना छुओ तो। कमोडिटीज का मतलब हाँ, ये होता है कि वहां भी बहुत बड़ी संख्या में ट्रेड होता है। जब किसानों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, किसान को लग रहा है कि हमारे पास तो एमएसपी का कोई दायरा, कोई रेट ही फिक्स नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में या हमारे मार्केट में कितना असर डालेगा? देखिए किसानों के साथ काम करने में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है ना, किसान एक ऐसा कम्युनिटी है जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था का बेस है, सबसे निचले स्तर पर किसान है, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत है सबसे बड़ी कम्युनिकेशन की। जो पॉलिसी ऊपर बन रही है वो किसानों तक क्या पहुंच रही है क्या? किसान ज्यादातर बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने रूरल एरिया में रहते हैं, इंटरनेट बहुत अच्छा यूज नहीं करते, बजट में क्या आया नहीं आया किसी को कुछ खबर नहीं है, क्या पॉलिसी उनके लिए लेकिन बनी सर हुई है। वो आ जाते हैं दिल्ली तक बैठने के लिए कि हमें एक एमएसपी नाम की चीज है जो दे दीजिए। अलग मैं इतनी देखता हूं, समझ है। अलग अलग किसान के अलग अलग राज्यों के ना कैटेगरी अलग अलग है। हाँ, ये आप दरअसल maximum उन्हें देखो- राज्य स्तर पर भी उन्हें सेटिस्फाई किया जाता रहा है कदम कदम पर। अगर इसको हम चलो ऐसे देखते हैं कि ऑपोजिशन और वो देखते हैं, बट एक टाइम पे अगर हम ऐसे देख रहे हैं कि एक संयुक्त रूप से हर राज्य का किसान इस डिमांड को उठाता है, तो अगर उस पे केंद्र की तरफ से मतलब कोई अगर ऐसा कोई समाधान नहीं निकाला गया, तो राज्य स्तर पर हमने देखा है कि सरकार ने उसे सेटिस्फाई किया है। बट जो बात संजय कह रहे थे कि इसका मार्केट पे कितना असर पड़ेगा, इस अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर तो मुझे लगता है बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ना आप देखो जमीनें कम हो रही हैं, लिमिटेड जमीन है, आबादी उधर बढ़ रही है, जमीनें इधर कम हो रही हैं, मतलब एक छोटा एरिया रह जाएगा खेतीबाड़ी करने के लिए, खाने पीने की चीजें उगाने के लिए। तो जो आदमी खाने पीने की चीजें उगा रहा है उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो ज्यादा पैसे मांगेगा। पर वो इट्स आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत दूर की बात, का बहुत दूर हो गया, बहुत हाँ, ये ज्यादा बहुत है। दूर की खैर बात है। एनीवेज मेरे पास समय की कमी है, एक 10 सेकंड में आपका रिएक्शन, ये जो आज का बजट था ये क्या क्या था? गुड था, वेरी गुड है कि एक्सीलेंट है? ऑन इमीडिएट इफेक्ट 6 आउट ऑफ 10, गुड, लेकिन लॉन्ग टर्म में हाँ 9 आउट ऑफ 10। मतलब गुड था। हाँ, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ थैंक जुड़ने यू के वेरी लिए। मच, थैंक यू।